बेहिसाब इश्क भाग 5। अब तक हमने पढ़ा है कि गौरी कहती है मेरे विरोध करने पर उन्होंने मुझे एक ओर धकेल दिया और उस औरत के साथ अपने कमरे में चले गए। मैं अकेली बैठी रोती रही। उस वक्त कोई ना था मेरे साथ। अब आगे घर में काम करने वाले काका को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे मेरे कमरे में लाकर खाना खिलाकर सुला दिया। ये काका वही थे जो आज भीख मांगने के लिए बेबस हो चुके थे। उन्होंने मुझे सुला तो दिया था, लेकिन मेरे पिता की नफ़रत के आगे वो कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे पापा मेरे कमरे में आए और मुझे उठाकर अपने कमरे में लेकर चले गए। जहाँ गौरी बोलते बोलते रुक गई तो रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ गौरी, तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है ना। तुम सिर्फ सुन सकते हो, लेकिन मैंने वो सब सहा है। गौरी कुछ देर चुप हो गई, फिर बोली, मैं कमरे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी और वो दोनों अपनी सुहागरात मना रहे थे। 6 साल की बच्ची के सामने वो दोनों। गौरी बोलते बोलते चुप हो गई। कुछ देर रुक कर गौरी फिर बोली, अब ये रोज़ का काम हो गया था। मेरे बाप को ना जाने कैसी नफ़रत थी मुझसे जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। मुझे लगा था कि ये औरत अब यहीं रहने वाली है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि उससे भी बुरा हुआ। उस औरत ने हमारे घर को कोठा बना दिया था। दिन में ना जाने कितनी लड़कियां और कितने आदमी आते और अपने जिस्म की भूख शांत करके चले जाते। कुछ लड़कियां अब हमारे साथ ही रहने लगी थी। मैं बच्ची ही तो थी, इसीलिए किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा बाप ही ये सब करवा रहा था तो खुद रोज़ रात को मुझे ये मानसिक रोग दे रहा था। धीरे धीरे मैं पागल हो रही थी तो काका ने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे हॉस्टल में भेजने की बात कही, लेकिन मेरा अय्याज़ बाप कहाँ मानने वाला था। उसने काका को काम से निकाल दिया और बेघर कर दिया। मैंने काका से सिर्फ इतना कहा कि अब वो कभी भी मेरे सामने ना आए। मेरा एकमात्र सहारा जो काका थे, उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया। मैं 16 साल तक ये सब सहती रही। मेरी आवाज़ तो मानो चली ही गई हो। मैं बोलना तक भूल चुकी थी। तभी एक लड़की जो वहाँ काम करती थी, अपना जिस्म बेचती थी, उसने मुझसे बातचीत करी तो मुझे समझ आया कि ये लड़कियाँ यहाँ ज़बरदस्ती लाई जाती हैं और मेरा बाप ये सब करवाता है। उस लड़की ने मुझसे ये भी कहा कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब मुझे भी काम पर लगा दिया जाएगा। ये सब मेरे बाप ने सब लड़कियों को कह रखा था। मेरे बाप की अय्याशी जारी थी। आज भी वो मेरे सामने नई नई लड़कियों के जिस्म से खेलता और मैं 2 साल तक यही सोचती रही कि कैसे क्या करूँगी मैं। क्या मुझे छुड़ाने कोई आएगा या फिर मैं भी इन लड़कियों की तरह ही हो जाऊँगी। लेकिन कोई फरिश्ता नहीं आया। 2 साल बाद आज मेरी पहली सुहाग रात थी। मेरा बाप मुझे ज़बरदस्ती उस कमरे में लेकर गया जहाँ वो ये काम करता था। उसने मुझे बेड पर धकेलते हुए कहा, आज तू भी ऐश कर, याद रखेगी कि मेरा बाप मुझ पर इतना मेहरबान है। मैं बोलना तो भूल ही चुकी थी, साथ ही रोना भी भूल ही चुकी थी। कमरा बंद हो गया और मैं बाहर डरी सहमी खड़ी थी। तभी दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी। वो मुझे देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्या माल दिया है, मतलब दिल खुश कर दिया आज तो। रुद्र ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, बस गौरी, अभी बस नहीं, अभी तो शुरुआत है, बोली वो आदमी मेरी ओर बढ़ता चला गया। रुद्र ने अपने जबड़े भींच लिए तो गौरी आगे और मैं पीछे होती चली गई। वो बिल्कुल मेरे करीब आ गया। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आदमी ने गुस्से से कहा, कौन है बे। आदमी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर वही लड़की थी जिसने मुझसे बात करी थी। उसका नाम राही था। राही अंदर आई और मेरा हाथ पकड़ कर ले जाते हुए बोली, तू इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, करना है तो मेरे साथ कर। लेकिन आदमी अपनी जिद पर अड़ गया तो राही ने एक बर्तन उठाकर उसके सिर पर मार दिया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। राही ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बाहर धकेलते हुए बोली, चली जा यहाँ से, जहाँ भी जाना चली जा, यहाँ वापस कभी मत आना। मैं कुछ नहीं बोली। क्या बोलती, कहाँ जाती, मेरा तो कोई था ही नहीं इस दुनिया में जिसके पास मैं चली जाती। राही ने दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैंने बाहर की ओर कदम बढ़ा लिए। तभी मेरा बाप मेरे सामने आ गया और मुझे मारते हुए बोला, साली तू बाहर कैसे आ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर राही उस आदमी के साथ थी। मेरे बाप ने मेरे साथ साथ राही की भी जमकर पिटाई करी और बोला, आज की रात की कमाई तो तुम दोनों ने ख़त्म करवा दी। अब कल तुम दोनों से ही वसूल करूँगा, वो भी डबल। हम दोनों कांप उठे थे। मार के कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई, जबकि राही को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं मानसिक तनाव में हूँ और अगर
ज़्यादा तनाव लिया तो मैं पागल भी हो सकती हूँ। ये सुनकर मेरा बाप डरते हुए बोला, नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत इंतज़ार किया है मैंने इसका। ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसको पागल करके मुझे इसे पागल खाना नहीं भेजना। अब मेरा ध्यान रखा जाने लगा, लेकिन राही के साथ उसने जो किया भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। राही को सारी रात अलग अलग आदमी नोचते रहे। मेरी रूह काँप उठी थी। मैं मरना चाह रही थी, लेकिन मौत भी नहीं आ रही थी। मैं फिर से धीरे धीरे ठीक हो रही थी, क्योंकि मुझे उन सब से दूर हॉस्पिटल में रखा गया था। आज मैं ठीक होकर यहाँ वापस आ गई थी तो सभी ने मेरा स्वागत किया, लेकिन मेरी आंखें तो सिर्फ राही को ढूंढ रही थी, जिसका कोई नामो निशान नहीं था। आज एक बार फिर से मेरी सुहाग रात थी, लेकिन आज मुझे बचाने के लिए राही नहीं थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। हाँ, राही ने अपनी जान देकर अपना पीछा छुड़ा लिया था। अब बची थी मैं, जिसकी बलि चढ़नी बाकी थी। एक बार फिर से वही कमरा, वही मैं, बस बदला तो आदमी। लगभग 35 साल का था। वो बढ़ रहा था और मैं जा रही थी पीछे की ओर। मैंने सोच लिया था मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत को बचाऊंगी। इसीलिए मैंने अपने पास एक बड़ा सा चाकू रख लिया था, जिससे वो मेरे पास आए तो मैं खुद को ख़त्म कर लूं। लेकिन जो सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं। उस दिन भी नहीं हुआ। मैंने आदमी को चाकू मार दिया था, जिससे वो अपना पेट पकड़कर बैठ गया। मैंने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। आज मेरा दरिंदा बाप अय्याशी में मशगूल था, इसीलिए मेरे पास मौका था। मैं भाग गई वहाँ से। भागती गई तब तक कि मैं थक नहीं गई। रात के अंधेरे से मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मैंने अपनी सारी रातें अंधेरे में ही गुजारी थी। मुझे अब बाहर के लोगों से डर नहीं लगता था, क्योंकि जब घर में ही दरिंदा हो तो बाहर वालों से डर ख़त्म हो जाता है। मैं चलती गई। नहीं पता था कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। बस रात के अंधेरे में चलती ही गई, और जब थक गई तब एक जगह बैठ गई और सब उम्मीद छोड़ दी कि कोई फरिश्ता आएगा और मेरी मदद करेगा। पूरे दिन बैठी रही, कोई फरिश्ता नहीं आया। लेकिन जब आपकी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे मेरी माँ का स्पर्श जान पड़ा। मैंने बड़ी ही आस से उन्हें देखा कि कहीं मेरी माँ तो नहीं, लेकिन वो मेरी माँ नहीं थी। कैसे हो सकती थी? वो तो जा चुकी थी ना। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, आपकी माँ के साथ चल पड़ी। जहाँ किस्मत ले जाना चाह रही थी वहीं चल पड़ी थी मैं। गौरी ने रुद्र को अपने अतीत की एक एक बात बता दी थी, जिसे सुनकर रुद्र एकदम शांत सा बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब दोनों काफ़ी देर तक शांति से बैठे रहे तो गौरी ने कहा, तुम लड़कियों से नफ़रत क्यों करते हो? रुद्र ने कुछ देर रुककर कहा, जब मैं बहुत छोटा था तब बहुत शैतान था, इसीलिए पापा ने मुझे यहाँ से बहुत दूर भेज दिया, जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता था, बिल्कुल अकेला था। हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त कर दिया गया, लेकिन मुझे तो माँ का प्यार चाहिए था, उनका साथ चाहिए था। मासा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और मुझे वहाँ छोड़ दिया गया। अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच मेरा दम घुटता था। मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हर बात पर किसी न किसी से झगड़ पड़ता था। फिर एक दिन वो आई मेरी ज़िंदगी में, एक ही दिन के लिए। नाम पता कुछ नहीं जानता था मैं उसका। लगभग 7 साल का था जब स्कूल में किसी लड़की से कहा सुनी हो गई थी और मुझे मार खानी पड़ी। मैं अकेला बैठा अपनी चोट पे दवा लगा ही रहा था कि 2 छोटे छोटे हाथों ने मुझसे दवा लेकर लगाने लगे। मैंने देखा तो वो बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की थी। वो मुझे देखे बिना ही मेरी चोट पर दवा लगा रही थी, मानो मेरे दर्द से उसे तकलीफ़ हो रही हो। मुझे गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता था, तो मैंने उससे दवा छीन ली और उसे जाने के लिए कह दिया। लेकिन वो लड़की नहीं गई, बल्कि मेरे पास बैठकर अपने हाथ में पहना महादेव का प्यारा सा ब्रेसलेट मुझे पहनाते हुए बड़ी ही प्यारी आवाज़ में बोली, मम्मा कहती हैं कि महादेव का ब्रेसलेट हमेशा मेरी हेल्प करता है, आज से ये तुम्हारी हेल्प करेगा। मेरे पास तो मम्मा है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारी मम्मा बहुत दूर रहती हैं तुमसे, इसीलिए तुम इसे रखो। जब भी मम्मा की याद आए इसे पकड़ कर रख लेना, कुछ अच्छा फील होगा। रुद्र का गला भारी सा हो गया था तो गौरी बोली, कैसी दिखती थी वो लड़की? रुद्र बहुत प्यारी सी थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी जो बचपन में हर बच्चे में होती है। वो बिना मतलब के मेरा दुख दूर करना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो परी सिर्फ एक दिन के लिए ही मेरे पास आएगी। कुछ ही पल
मेरे साथ रहेगी। उसने मेरे घाव पर दवा लगाई और बोली, अब से किसी से झगड़ा मत करना। मैं खाली आंखों से उसे देखता रहा। तभी किसी ने आवाज़ लगाई तो वो जाती हुई बोली, बाय, हम कल मिलेंगे यहीं इसी जगह। वो चली गई तो मैंने अपने हाथ को देखा जहाँ उसने वो ब्रेसलेट पहनाया था। अगले दिन मैं उसी जगह आकर बैठा उसका इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो नहीं आई। पूरे दिन मैं वहीं बैठा रहा। सब बच्चों ने मुझे सिर्फ उसे देखना था, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। दिन से रात, रात से सुबह हो गई, लेकिन वो नहीं आई। रात में बाहर रहने से मैं बीमार भी पड़ गया, लेकिन वो नहीं आई। रुद्र चुप हो गया तो गौरी बोली, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो ना आने की। रुद्र, आज से पहले लगता था कि वो जानबूझकर नहीं आई, लेकिन अब लगता है कि हो सकता है उसको किसी ने आने ही ना दिया हो। बच्चे ही तो थे हम, बच्चों पर पाबंदी भी तो होती है ना। एक बार फिर से दोनों में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद रुद्र उठा और गौरी को घर चलने के लिए कहा, तो गौरी बिना रुद्र को देखे आगे बढ़ गई। रुद्र ने उसके पीछे चलते हुए कहा, तुम्हें मुझसे नज़रें चुराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तुम अब भी वैसी हो जैसी पहले थी। लेकिन अभी गौरी ने रुद्र को नहीं देखा तो रुद्र भी उसके साथ साथ चुपचाप चलने लगा। महल में मंजुला के एक और सावनी तो दूसरी ओर रणविजय बैठे थे। रणविजय, दादी, आपने कहा था कि आप अपने जन्मदिन पर जो हम कहेंगे वैसा ही होगा। मंजुला, हाँ, तो मैंने कहा मना किया? बोलो के चाहिए थाड़े, जो मांगन है मांग लो। रणविजय, देख लो दादी, फिर मुकर न जाना। मंजुला के, रे छोरा, ऐसा का सोच रखा तने? रणविजय, नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो, मुँह मांगी चीज़ मिलेगी। मंजुला, हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या चाहिए? रणविजय, वो जो लड़की है ना अपने महल में, मुझे उससे शादी करनी है। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ दादी, उससे शादी करना चाहता हूँ। रणविजय ने एक सांस में ही सब बोल दिया। मंजुला झट से खड़ी होकर बोली, ये ना हो सकता तने, आए 2 दिन हुए हैं तू उससे प्यार करे है, शादी कोई खेल ना। रणविजय, दादी दादी दादी, आपने कहा था जो मांगेंगे वो मिलेगा। मंजुला ने गुस्से में कहा, वो कोई चीज़ ना है, जीती जागती इंसान है वो। रणविजय, जानता हूँ दादी, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मंजुला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। रणविजय, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, बस आप हाँ कह दीजिए। मंजुला, अगर वो छोड़ी ना कह दिया तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती ना करूँगी और ना तने करने दूंगी। रणविजय, वो ना करेगी ही नहीं, मैं जानता हूँ वो ना नहीं करेगी। मंजुला, ठीक है, तो सावनी तू बोल के चाहिए। सावनी ने अपने लिए भी कोई कपड़े और कुछ गहने मांग लिए और चली गई। उनके जाते ही मंजुला गहरी सोच में डूब गई थी कि उसने क्या सोचा था और क्या होने जा रहा था। लेकिन उसने रणविजय को वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा ही। देखते हैं क्या होता है। रुद्र और गौरी महल आए तो मंजुला ने दोनों को रोक कर कहा, तुम दोनों को जो चाहिए वो बेझिझक मांग लो। आज जो भी मांगो सब मिल जाएगा। रुद्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए दादी सा। रुद्र कहकर जाने लगा तो गौरी भी उनके पीछे पीछे चल दी। मंजुला ने दोनों को रोकते हुए कहा, देख लो, फिर ये ना कहना कि हमें जो चाहिए था वो आपने दिया ना। रुद्र, दादी साहब, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जाऊं? मंजुला ने हाँ में सिर हिलाया तो रुद्र और गौरी चले गए। कमरे में आकर गौरी ने रुद्र से कहा, तुम अपनी दादी से ऐसे बात क्यों करते हो? रिस्पेक्ट भी करते हो तो उनकी कुछ सुनते भी नहीं हो। रुद्र ने अपना कुछ सामान समेटते हुए कहा, क्योंकि दादी साहब ने ही मुझे सबसे दूर भेजा था। मासा के कहने पर मैं उनकी इज्जत करता हूँ और अपनी नफ़रत की वजह से उनकी कोई भी बात मान नहीं सकता। रुद्र ने कमरे से बाहर जाते हुए एक नंबर बोलकर कहा, कमरे से बाहर जाना हो तो ये पासवर्ड लगा लेना, दरवाज़ा खुल जाएगा। तुम महल में कहीं भी रह सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाना चाहता। बस महल से बाहर जाना हो तो मेरे साथ चलना। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया तो रुद्र चला गया। गौरी भी बाहर आ गई। बाहर आते ही सावनी उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आई और बातें करने लगी। आज गौरी खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे एक हमदर्द जो मिल गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हमदर्द ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। सावनी बोले जा रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज़ दी तो वो चली गई। सावनी के आते ही रणविजय कमरे में आया और दरवाजे को बंद कर दिया। गौरी ने जब उसे देखा तो वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन रणविजय ने बीच में अपना हाथ लगाकर उसे रोक दिया। गौरी गुस्से
से उसे देखने लगी तो रणविजय बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गौरी ने सिर झुका लिया तो रणविजय बोला, देखो मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए तुम चाहे मुझे 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन मना मत करना। गौरी उसे देखने लगी तो रणविजय बोला, ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। गौरी बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी, लेकिन रणविजय फिर से उसके आगे आकर बोला, मेरी बात तो सुन लो यार। गौरी ने अब रणविजय की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो उस दिन मैंने तुम पर हाथ उठाया वो मेरी गलती थी, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आज जो तुम कह रहे हो उसके लिए तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। गौरी को बोलते देख रणविजय हैरानी से बोला, तुम बोल सकती हो, लेकिन सब तो कहते हैं तुम बोल नहीं सकती। गौरी ने रणविजय से नज़रें हटाकर कहा, सबके कहने ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हटो मेरे रास्ते से। गौरी जाने लगी तो रणविजय ने उसका हाथ पकड़कर दीवार से सटाकर कहा, अब यहाँ से तो तुम मेरी इजाज़त के बगैर जा नहीं सकती। जब तक मेरी बात नहीं सुन लेती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। गौरी ने रणविजय को दूर करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वो उसे दूर ना कर सकी। कुछ देर बाद रणविजय ने उसको छोड़ दिया और बोला, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ आई लव यू और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गौरी हैरानी से रणविजय को देखकर बोली, तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? रणविजय, मैं कुछ नहीं जानता तुम्हारे बारे में और जानना भी नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ कि प्यार हो गया है तुमसे और शादी करूँगा तो तुमसे ही, वरना नहीं करूँगा। और शादी करने के लिए चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। रणविजय ने जहरीली सी हंसी हंसते हुए कहा, गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम समझ गई गौरी, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रणविजय, अभी तो तुमने मुझे जाना ही कहा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं ये सिर्फ मैं जानता हूँ। बस तुम्हें शादी के लिए दादी के सामने हाँ कहलवाना है और तुम कहोगी भी, ये वादा है मेरा तुमसे। रणविजय ये कहकर चला गया। गौरी बुत बने वहीं खड़ी रह गई। रणविजय ने गौरी को शादी करने के लिए कहा, लेकिन गौरी ने मना कर दिया। तो रणविजय ने उससे कहा कि वो कुछ भी करेगा लेकिन शादी उसी से करेगा। गौरी यहाँ अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि क्या उसे ये सब रुद्र को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन बताएं तो कैसे। गौरी ने फैसला किया कि वो रुद्र को कुछ नहीं बताएगी, अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। रुद्र आया तब तक गौरी सो चुकी थी, इसीलिए दोनों की कोई बात नहीं हुई। अगले दिन सब खाने के लिए एक साथ बैठे थे, तभी रणविजय ने मंजुला से इशारे में शादी की बात करने के लिए कहा, लेकिन मंजुला ने कुछ नहीं कहा। तो रणविजय को ये सहन नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। सबने खाना खाया और चले गए। वहाँ गौरी और मंजुला ही बचे थे। तो मंजुला ने गौरी से कहा, रे छोरी, तू बता, तू रुद्र को चाहवे कि ना? गौरी ने ना में सिर हिला दिया। तो मंजुला फिर बोली, तो फिर रणविजय ने चाहवे है क्या? गौरी ने तेजी से ना में गर्दन हिला दी। तो मंजुला उठी और गौरी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, देख छोरी, किसी न किसी ने तो अपनाना ही होगा ना, अब तू देख ले किसने चाहवे। मंजुला जाने लगी और गौरी यहाँ खड़ी होकर सोचने लगी। तभी उसे मंजुला के चीखने की आवाज़ आई। गौरी भागकर मंजुला के पास आई तो देखा मंजुला चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। सब मंजुला को उठाकर कमरे में ले गए। रुद्र ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर चेक करके बोला कि वो ठीक हैं, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, गलत खाने से चक्कर आ गए थे, जो दवा देते ही ठीक हो जाएंगे। सबने राहत की सांस ली, लेकिन रणविजय हौले हौले मुस्कुरा रहा था। किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी सिवाय गौरी के। सब एक एक कर अपने कमरे में चले गए। रुद्र भी अपने कमरे में चला गया तो गौरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी रणविजय भी उसके साथ साथ चलने लगा। रणविजय को देखते ही गौरी ने अपनी चाल तेज कर दी। तभी रणविजय बोल पड़ा, हो सकता है आज जो दादी के साथ हुआ है कल को रुद्र के साथ भी हो सकता है, या फिर तुम्हारे साथ भी। गौरी ने रणविजय को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन इस घर के लोगों के साथ तो मत करो, तुम्हारे अपने हैं वो। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अलावा कोई अपना नहीं है, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। गौरी जाने लगी तो रणविजय ने कहा, अगला नंबर रुद्र का भी हो सकता है, अब तुम देखो तुम्हें हाँ करनी है या ना। गौरी बिना कुछ कहे ही चली गई और कमरे में आकर एक और खड़ी होकर सोचने लगी कि वो क्या करे और क्या ना करे। रुद्र ने जब उसे ऐसे देखा तो पूछ बैठा कि क्या हुआ है गौरी, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी दादी सा को चक्कर
खाकर गिरना कोई आम बात है रुद्र? अरे वो बूढ़ी हो गई हैं, इस उम्र में ऐसा हो ही जाता है। तुम ज़्यादा चिंता मत करो। गौरी ने रुद्र से कुछ नहीं कहा। वो मन ही मन बोली, कैसे चिंता ना करूं? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे परिवार में किसी को भी कुछ हो, और ख़ासकर तुम्हें। बात आई और हो गई। मंजुला अब ठीक हो गई थी। कुछ दिनों बाद मंजुला ने सबको अपने कमरे में बुलाया। रुद्र, गौरी और रणविजय तीनों मंजुला के कमरे में खड़े थे। तो मंजुला ने कहा, देखो मैं साफ और सच बता रही हूँ, रणविजय इस छोरी ने ब्याह रचाना चाह रहा है। अगर सबकी सहमति हो तो मैं बात आगे चलाऊं? मंजुला की बात सुनते ही रुद्र गुस्से से बोला, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मंजुला? मैंने कुछ ना सोचा रे। रण कह रहा है यूँ इस छोरी से प्यार करे है। मैं इस छोरी की हाँ या ना जानना चाहूँ। ये जो भी कहेगी वो ही होएगा। मंजुला ने कहने पर गौरी ने एक नज़र रुद्र को देखा, जो निश्चिंत खड़ा था, क्योंकि वो जानता था गौरी ना ही कहेगी। गौरी ने अब रणविजय को देखा, जो कुटिल हंसी हंस रहा था। कुछ देर बाद गौरी बोली, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। गौरी के बोलते ही रुद्र हैरानी से उसे देखने लगा। तो गौरी बोली, शादी के ठीक बाद हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। मैं कहीं भी रह लूँगी, लेकिन आपके परिवार के साथ नहीं रहूँगी। गौरी की शर्त सुनते ही मंजुला की आंखें फटी की फटी रह गई, जबकि रुद्र तो अभी तक गौरी के हाँ बोलने के सदमे में था, और रणविजय को तो अपने परिवार से कोई मतलब था ही नहीं। वो बोला, मुझे मंजूर है, तुम जहाँ कहोगी वहीं चलेंगे। रुद्र गुस्से से गौरी की ओर बढ़ा और उसका हाथ बाजू से पकड़कर बोला, होश में तो हो ना तुम? गौरी कुछ नहीं बोली। उसने रुद्र का हाथ झटक दिया और मंजुला की ओर मुड़कर बोली, शादी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। गौरी कहकर वहाँ से चली गई। तो रुद्र ने मंजुला से कहा, आपने हमेशा मेरे साथ गलत ही किया है, इस बार भी। रुद्र जाने लगा तो मंजुला रौब से बोली, आज के ठीक 2 दिन बाद सगाई होगी और उसके ठीक 2 दिन बाद शादी। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। रणविजय के तो मन में लड्डू फूटने लगे थे। वहीं रुद्र को गुस्सा और बढ़ गया। रुद्र अपने कमरे की ओर बढ़ गया तो रणविजय ने मंजुला को गले लगाकर गाल पर किस करते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी बुढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजुला अभी भी दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से रुद्र गया था। रणविजय की हरकत पर उसने कुछ नहीं कहा तो रणविजय चला गया। इसने ऐसा किया क्यों? इसके दिल में तो रुद्र है, तो फिर ये मान कैसे गई? मंजुला मन ही मन बोली, मुझे तो लगा था ये छोरी मना कर देगी, लेकिन गौरी रुद्र के कमरे में आकर एक झरोखे के पास खड़ी हो गई। रुद्र कमरे में आ चुका था, लेकिन गौरी इतनी खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रुद्र कब उसके करीब आ गया। रुद्र ने गौरी को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, क्या कर रही हो? ये तुम जानती हो वो लड़का सही नहीं है। गौरी ने रुद्र को खुद से दूर कर दिया और दूसरी ओर मुंह करके बोली, कैसा भी हो मैं उसी से शादी करूंगी। रुद्र ने गौरी को फिर से अपनी तरफ करके कहा, देखो कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इतना गलत फैसला मत लो। गौरी ने अब रुद्र की आंखों में देखकर कहा, किस हक से तुम हमेशा मेरे साथ हो? क्या हक है तुम्हारा मुझ पर? मत भूलो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी रुद्र सिंह राठौड़। मैंने तुम्हारे सारे एहसान तुम्हारी जान बचाकर चुकते कर दिए हैं। अब तुम मुझ पर कोई हक नहीं जमा सकते हो। गौरी की आंखों में रुद्र को एक अजीब सी परेशानी दिखाई दे रही थी, लेकिन उनमें हल्की सी नफरत भी थी, और जो बोल गौरी बोल गई थी वो रुद्र के सीने को छलनी कर गए। गौरी ने अपनी नज़र हटा ली और जाने लगी तो रुद्र ने गौरी की कलाई पकड़ी और खुद की ओर करके कहा, दिखा दी ना अपनी औकात। औरत ऐसी ही होती हैं। सही तो करता था नफरत में, आज तूने ये साबित कर दिया। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने टपकने नहीं दिए। रुद्र के आंसू देखकर गौरी का दिल रो पड़ा था। आंसू तो उसके आने नहीं थे, लेकिन दिल में बहुत दर्द सा उठने लगा था। गौरी ने रुद्र को धक्का दिया और चली गई। गौरी के जाते ही रुद्र अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने चेहरे को अपने हाथों में लेकर चिल्ला पड़ा, गौरी। जैसे ही बाहर आई हल्की सी बारिश शुरू हो गई। गहरे बादल हो चले थे और लग रहा था जोरदार बारिश होने वाली थी। गौरी जल्दी से महल की छत पर चली गई और ऊपर जाने के सभी दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई ऊपर ना आ सके। गौरी के यहाँ आते ही बादल जमकर बरसने लगे थे, मानो आज वो गौरी के साथ रोने आए हों। गौरी बारिश में भीगती रही और आंसू गिरते रहे। वो हमेशा अपना दर्द, अपने आंसू बारिश के साथ ही बांटती थी। जिंदगी में एक इंसान से उसने अपना दर्द शेयर किया था, लेकिन अब वो छीनने जा रहा था। ऐसे में वो क्या कर सकती थी? रुद्र ने अपना मुंह धोया और बाहर आ गया। ना जाने क्यों उसे एक बार फिर से गौरी से बात करने की चाह हुई, इसीलिए वो गौरी को ढूंढने लगा। सारे महल में ढूंढने के बाद गौरी नहीं मिली तो रुद्र ने चिल्लाकर कहा, गौरी। लेकिन गौरी
हो तब मिले ना। गौरी के चिल्लाने से सब उसके पास आ गए तो रुद्र गुस्से से सबको बारी बारी देखते हुए बोला, कोई शादी नहीं होगी। गौरी कहाँ है, बुलाओ उसे। एक बार फिर से सब गौरी को ढूंढने लगे थे लेकिन गौरी नहीं मिली। तो रुद्र ने बाहर देखा। बाहर बारिश को देखकर रुद्र समझ गया कि गौरी बाहर कहीं नहीं कहीं बारिश में होगी। रुद्र बाहर जाने लगा तो एक आदमी आकर बोला, छत के सारे दरवाजे बाहर से बंद हैं साहब। रुद्र छत की ओर गया और बिना दरवाजे की ओर सीढ़ी की छत पर आ गया, जहां गौरी बीचों बीच बैठी थी। उसने अपने पैरों को पकड़ रखा था और सिमट कर बैठी थी। रुद्र ने उसका चेहरा देखा तो पाया वो रो रही है। रुद्र गौरी के सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्र को देखकर गौरी झट से खड़ी हो गई और अपने आंसू पोंछ कर बोली, क्या हुआ, सब ठीक है? रुद्र ने गौरी के गाल पे हाथ लगाना चाहा लेकिन गौरी पीछे हटते हुए बोली, मैं किसी और की होने जा रही हूँ और आपको कोई हक नहीं मुझे छूने का। रुद्र जो गौरी को समझाने आया था, उसके सारे अरमानों पर बारिश का पानी फिर गया था। उसका हाथ वैसे ही रह गया और गौरी चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखने लगा। आज वो बहुत बेबस हो गया था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो वहीं बैठ गया। अब रुद्र बुत बने बैठा था और बादल तेजी से गरज गरज कर बरस रहे थे। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप सभी के साथ मैं ऐसी ही स्टोरी शेयर करती रहूँगी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।